हाय दोस्तों, मैं नीतीश कुमार सिन्हा। चलिए एक बार फिर करंट अफेयर्स के नए सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, निवेश विवादों से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो यहाँ जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है डी, यहाँ पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट नहीं है। ये कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आगे बने रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट कथन एक दिया हुआ है, भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में मूल संरचना को परिभाषित करता है। कथन दो दिया हुआ है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है जिन पर संविधान आधारित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या किया गया है, लिखा है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। यहाँ सही कथन चुनने के लिए बोला गया है। देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। जैसा यहाँ उत्तर सामने आपको दिख रहा है, ना तो एक ना तो दो, ये कैसे हुआ, हमारे साथ बने रहिए। इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है कि 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत के जनसंख्या घनत्व में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर घातीय यानी 3 गुना हो गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन का डिमांड है इसमें से सही कथन को ढूंढना है। तो ना तो कथन एक सही है, ना तो कथन दो सही है, जैसा कि आप आंसर में देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो आज टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के बारे में जानना है, विश्व मौसम संगठन और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में थोड़ा सा जानना। मेंस के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बढ़ती आपदा से संबंधित मुद्दे और इस संबंध में उठाने की ज़रूरत। चर्चा में क्यों है ये मामला, पूरा मामला है क्या आखिर। हाल ही में विश्व मौसम संगठन WMO ने प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की है। पूर्ण और अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2023 में प्रकाशित होने की उम्मीद है। WMO स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, WMO को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। यह रिपोर्ट वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है, जो छठी IPCC आकलन रिपोर्ट द्वारा प्रदान किए गए हाल के मूल्यांकन चक्र का पूरक है। रिपोर्ट प्रमुख जलवायु संकेतकों और चरम घटनाओं एवं उनके प्रभावों पर रिपोर्टिंग का उपयोग करके जलवायु की वर्तमान स्थिति पर एक आधिकारिक सहयोग प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन होता है। 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता वर्ष 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर थी। मीथेन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न करने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक शक्तिशाली है, के उत्सर्जन में सबसे तेजी गति से वृद्धि हुई है। ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में देश ने वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती करने का विकल्प लिया था। तापमान, वर्ष 2022 में वैश्विक औसत तापमान वर्ष 1850 से 1900 औसत से लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 2015 से 2022 तक 8 सबसे गर्म रहने का अनुमान है। ला नीना के बारे में ज्योग्राफी में भी पढ़ना होता है। ला नीना के बारे में बता देते हैं एक मोटा मोटी कि यह समुद्र में समुद्र के सतह के जल को ठंडा होने का प्रमुख कारण है।
की स्थिति वर्ष 2020 के अंत से प्रभावी है और वर्ष 2022 के अंत तक जारी रहने की उम्मीद है। ला नीना ने पिछले 2 वर्ष से निरंतर वैश्विक तापमान को अपेक्षाकृत कम किया है। फिर भी वर्ष 2011 में पिछले महत्वपूर्ण ला नीना की तुलना में यह अधिक है। ग्लेशियर और बर्फ। वर्ष 2022 में यूरोपीय आल्प्स में ग्लेशियर पिघलने का रिकॉर्ड टूट गया। पूरे आल्प्स में 3 और 4 मीटर से अधिक की औसत मोटाई के ग्लेशियर के नुकसान के साथ वर्ष 2003 के पिछले रिकॉर्ड की तुलना में यह काफ़ी अधिक पाया गया है। प्रारंभिक माप के अनुसार स्विट्जरलैंड में वर्ष 2021 और 2022 के बीच ग्लेशियर की बर्फ 6% पिघल गई। इतिहास में पहली बार उच्चतम माप स्थलों पर भी गर्मी के मौसम में बर्फ नहीं गिरी और इस प्रकार नवीन बर्फ का संचय नहीं हुआ है। समुद्र स्तर में वृद्धि। उपग्रह अल्टीमीटर रिकॉर्ड के 30 वर्षों यानी 1993 से 2022 के दौरान वैश्विक औसत समुद्र स्तर में अनुमानित 3.4 प्लस या माइनस से 0.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। वर्ष 1993 से 2002 और 2013 से 2022 के बीच यह दर दोगुनी हो गई है तथा जनवरी 2021 एवं अगस्त 2022 के बीच समुद्र के स्तर में लगभग 5 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। महासागरीय ऊष्मा। मानव द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप संचित ऊष्मा का लगभग 90% समुद्र में जमा हो गया है। ऐसा पाया गया है कि वर्ष 2021 में समुद्र के ऊपर सतह से लेकर 2000 मीटर तक अभूतपूर्व स्तर पर गर्म हुआ है। कुल मिलाकर समुद्री सतह के 55% हिस्से ने वर्ष 2022 में कम से कम एक समुद्री हीट वेव का अनुभव किया, जबकि समुद्र की सतह के केवल 22% हिस्से में ही समुद्री ठंड का अनुभव हुआ। शीतलहरों की तुलना में समुद्री हीट वेव लगातार अधिक होती जा रही है। खराब मौसम। विगत 40 वर्षों की तुलना में पूर्वी अफ्रीका में लगातार 4 वर्षों में बारिश औसत से अधिक कम रही है, जो इस बात का संकेत हो सकती है कि वर्तमान मौसम भी शुष्क हो सकता है। जुलाई और अगस्त 2022 में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बन गई। भारत और पाकिस्तान दोनों देश में मार्च और अप्रैल में हीट वेव के बाद बाढ़ आई थी। उत्तरी गोलार्ध के बड़े हिस्से असाधारण रूप से गर्म और शुष्क थे। राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किए जाने के बाद चीन में सबसे व्यापक और दीर्घकालिक हीट वेव को दर्ज किया गया और रिकॉर्ड के अनुसार यह दूसरी सबसे शुष्क गर्मी थी। यूरोप के बड़े हिस्से को बार बार भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने 19 जुलाई 2022 को रिकॉर्ड गर्मी का अनुभव किया, जब वहां का तापमान पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए कदम। राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए? NAPCC जलवायु परिवर्तन से उभरते खतरों का सामना करने के लिए भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC जारी की है। इसमें राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन आदि सहित 8 उप मिशन हैं। यहाँ NAPCC को नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान यह शीतलक मांग में कमी लाने सहित शीतलक और संबंधित क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद मिलेगी। वैश्विक पेरिस समझौता। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, जबकि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना है। संयुक्त राष्ट्र और सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए इसके अंतर्गत 17 व्यापक लक्ष्य शामिल हैं। इनमें से लक्ष्य संख्या 13 विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के समाधान पर केंद्रित है। ग्लासगो संधि, इसे अंततः COP26 वार्ता के दौरान वर्ष 2021 में 197 सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा दशक में इस दिशा में मजबूत निर्णायक कार्रवाई करना आवश्यक है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 192 देश की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का देश है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई है, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कॉन्फ्रेंस के बाद स्थापित किया गया था। 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु, जल विज्ञान तथा इससे संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई है। WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे की राह। ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों और उपायों से संबंधित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो संसाधनों के उत्पादन और उपभोग के तरीकों को तीव्रता से बदल सकते हैं। लोगों के साथ साझेदारी वाले दृष्टिकोण को प्रमुखता देना चाहिए, जिससे न केवल नौकरियां सृजन होने के साथ संसाधनों तक सुलभ पहुंच होगी, बल्कि स्वच्छ और हरित वातावरण का भी विकास होगा। चलिए, जो क्वेश्चन हम पूछे थे वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ऑप्शन बी है UNEP सचिवालय, ऑप्शन सी है UNFCCC सचिवालय और विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो जैसा आप देख रहे हैं UNFCCC सचिवालय द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, निवेश विवादों से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो जैसा आप देख रहे हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो इससे ये संबंधित नहीं है। इसके बारे में कुछ मेंस के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आगामी 2023 के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना स्तर काफ़ी ज़्यादा रहती है। वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। इसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैस के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। तो इसे आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है EWS आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। चलिए इसको देख लेते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आरक्षण इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सकारात्मक कार्रवाई, अमूल संरचनात्मक सिद्धांत। वहीं मेंस के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कोटा के निहितार्थ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा का विषय क्यों है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा या भारत भर में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। फैसला बहुमत का नजरिया 103वें संविधान संशोधन को संविधान की आधारभूत संरचना को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता है। EWS कोटा समानता और संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। मौजूदा आरक्षण के अलावा यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। यह आरक्षण पिछले वर्गों को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का एक माध्यम है। राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान करने में सक्षम बनाकर आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आरक्षण के केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए है, बल्कि वंचित वर्ग हेतु भी महत्वपूर्ण है। मंडल आयोग द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा के आधार पर EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान आधारभूत संरचना का खंडन नहीं है, क्योंकि इसकी उच्चतम सीमा में लचीलापन है। वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का नियम लचीला था। इसके अलावा इसे केवल SC, ST,
SEBC OBC समुदायों के लिए लागू किया गया था, ना कि सामान्य वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जिनके लिए पहले से ही अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में विशेष प्रावधान किए गए हैं, सामान्य या अनारक्षित क्षेत्र से एक अलग श्रेणी में आते हैं। अल्पमत का नजरिया आरक्षण को एक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया था। आर्थिक मानदंड को शामिल करना और SC यानी अनुसूचित जनजाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग इस श्रेणी से बाहर करना तथा यह मानना कि ये लाभ उन्हें पहले से प्राप्त है अन्याय है। EWS कोटे में एक समान अवसर देने एक पूर्ण मूल्यांकन तंत्र हो सकता है और SC ST OBC का बहिष्कार समानता कोड के खिलाफ भेदभाव करता है तथा आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। 50% की अधिकतम सीमा के उल्लंघन की अनुमति देना भविष्य में भी उल्लंघन के लिए एक कारक बन सकता है, जिसका परिणाम कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी खंडों के विभाजन होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण। परिचय 10% EWS कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। इससे संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को सम्मिलित किया गया। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS हेतु शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक आरक्षण के लिए या अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC के लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। महत्व असमानता को संबोधित करता है। 10% कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक तथा आय असमानता के मुद्दों को संबोधित कर सकता है, क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। आर्थिक पिछड़ों को मान्यता। पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग जो भूख और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा। जाति आधारित भेदभाव में कमी। इसके अलावा यह धीरे धीरे आरक्षण से जुड़ी कलंक को हटा देगा, क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है और उच्च जाति वाले इस लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं। चिंताएं। डेटा का अनुपलब्धता। EWS कोटे में उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों व सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। इस प्रकार के तथ्य संदिग्ध है, क्योंकि सरकार ने इस बात का समर्थन करने के लिए कोई डेटा तैयार नहीं किया है। मनमाना मानदंड। इस आरक्षण हेतु पात्रता तय करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड अस्पष्ट हैं और यह किसी डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से सवाल किया कि क्या राज्यों ने EWS आरक्षण देने के लिए मौद्रिक सीमा तय करते समय हर राज्य के लिए प्रति व्यक्ति GDP की जांच की है। आंकड़े बताते हैं कि राज्यों में प्रति व्यक्ति आय व्यापक रूप से भिन्न है। जैसे गोवा के प्रति व्यक्ति आय 4 लाख है, जो सबसे अधिक है। वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपये है। आगे की राह। अब समय आ गया है कि चुनावी लाभ के लिए आरक्षण के दायरे का लगातार विस्तार करने की भारतीय राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति को रोका जाए। साथ ही यह महसूस किया जाने लगा है कि आरक्षण सामाजिक आर्थिक समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं है। विभिन्न मानदंडों के आधार पर आरक्षण देने के बजाय सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता और अन्य प्रभावी सामाजिक उत्थान के उपायों का ध्यान देना चाहिए।
इससे उद्यमिता की भावना पैदा होगी जो नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी प्रदाता की स्थिति प्रदान करेगा। चलिए आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो इससे पहले मैं डील कर चुका हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कथन को आपको चुनना है। देखिए लिखा हुआ है उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं। तो नंबर कथन 1 है, भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में मूल संरचना को परिभाषित करता है। और कथन नंबर 2 लिखा हुआ है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है जिन पर संविधान आधारित है। और ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1, 2, ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ ऑप्शन डी देखिए ये ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसका थोड़ा व्याख्या के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। भारत का संविधान बुनियादी ढांचे को परिभाषित नहीं करता, यह एक न्यायिक नवाचार है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करती है। हालांकि न्यायालय ने मूल संरचना शब्द को परिभाषित नहीं किया है, केवल कुछ सिद्धांतों जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को इसके हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया है। मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या संविधान की सर्वोच्चता, कानून के शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांत, कल्याणकारी राज्यों आदि को शामिल करने के लिए की गई है। अतः कथन सही नहीं है। संविधान में कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधान नहीं जो न्यायालय को कानूनों को असामान्य करने का अधिकार देता है, लेकिन संविधान के प्रत्येक भाग पर निश्चय सीमाएं लगाई गई है जिसके उल्लंघन से कानून शून्य हो जाएगा। न्यायालय को यह तय करने का काम सौंपा गया है कि क्या किसी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया गया है या नहीं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा गुरु नानक देव जयंती। गुरु नानक देव जयंती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है। सिख धर्म के उत्थान और प्रसार के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और गुरु नानक देव के क्या थे, उनका क्या मूलभूत सिद्धांत थे और वो क्या क्या काम किए थे, ये इम्पोर्टेंट है। और मेंस के लिए गुरु नानक देव महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शिक्षाएं, ये इम्पोर्टेंट है। चर्चा में क्यों है। 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव की 553वीं जयंती मनाई गई है। गुरु नानक देव के बारे में जानते, सबसे पहले उनके जन्म के बारे में जानते हैं। उनका जन्म वर्ष 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव में हुआ था, जिसे बाद में नानकाना साहिब नाम दिया गया। वह सिख धर्म के 10वें गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। योगदान, उन्होंने 16वीं शताब्दी में अंतर धार्मिक संवाद शुरू किया और अपने समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदायों के साथ बातचीत की। सिखों के 5वें गुरु अर्जन वर्ष 1563 से 1606 द्वारा संकलित आदि ग्रंथों में शामिल रचनाएं लिखी गई। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह वर्ष 1666 से 1708 द्वारा किए गए परिवर्धन के बाद इसे गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने भक्ति के निर्गुण यानी निराकार परमात्मा और भक्ति की पूजा की वकालत की। त्याग, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या को अस्वीकार कर दिया। सामूहिक जप से जुड़े सामूहिक पूजा यानी संगत के लिए नियम आधारित की। अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार पर जोर दिया। इनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। उनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर यानी पंजाब में हुई थी। आधुनिक भारत में गुरु नानक देव की प्रासंगिकता, एक समतावादी समाज का निर्माण। समानता का उनका विचार निम्नलिखित नवीन सामाजिक संस्थानों के रूप में देखा जा सकता है जो कि उनके द्वारा शुरू किए गए थे। लंगर, सामूहिक खाना बनाना और भोजन को वितरित करना।
पंगत उच्च एवं निम्न जाति के भेद के बिना भोजन कराना। असंगत सामूहिक निर्णय लेना। सामाजिक सद्भाव, उनके अनुसार पूरी दुनिया ईश्वर की रचना और सभी एक समान है, केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है अर्थात एक ओंकार सतनाम। इसके अलावा क्षमा, धैर्य, संयम और दया उनके उपदेश के मूल मंत्र थे। न्यायपूर्ण समाज का निर्माण, उन्होंने अपने शिष्य के समूह किरत करो, नाम जपो और वंड छको यानी काम, पूजा और दान का आदर्श रखा। उनके धर्म का आधार कर्म के सिद्धांत पर आधारित था और उन्होंने अध्यात्मवाद के विचार को सामाजिक जिम्मेदारी एवं सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में परिणत कर दिया। उन्होंने दसवंध की अवधारणा या अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करने की वकालत की। लैंगिक समानता, उनके अनुसार महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी ईश्वर की कृपा को साझा करते हैं और अपने कार्य के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं के लिए सम्मान और लैंगिक समानता शायद उनके जीवन से सीखने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक है। शांति स्थापना, भारतीय दर्शन के अनुसार गुरु वह है जो रोशनी यानी अर्थात ज्ञान प्रदान करे, संदेह को दूर करता है और सही रास्ता दिखाता है। इस संदर्भ में गुरु नानक देव के विचार दुनिया भर में शांति, समानता और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एनपीआर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड। ये पिछले साल काफ़ी चर्चा में भी रहा था, लेकिन इस बार भी मामला उठा हुआ है। क्या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले एनपीआर के बारे में जानना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है क्या, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या है, जनगणना, नागरिकता अधिनियम 1955 और CAA। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनसंख्या और संबंधित मुद्दे एनपीआर को आगतन करने की आवश्यकता एवं इसका महत्व चर्चा में क्यों है। गृह मंत्रालय यानी MHA ने हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर डेटाबेस को अपडेट करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। यह जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तन को दर्ज करने अथवा जानकारी को सामयिक बनाने के लिए, जिसके लिए प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकी और अन्य विवरण एकत्र किए जाने हैं। एनपीआर के बारे में जानते हैं, आखिर एनपीआर है क्या। एनपीआर एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी जन सामान्य निवासियों की सूची होती है। एनपीआर के लिए सामान्य निवासी वह है जो कम से कम पिछले 6 महीनों में स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले 6 महीनों के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों की पहचान संबंधी एक विस्तृत डेटाबेस बनाना है। यह जनगणना के हाउस लिस्टिंग चरण के दौरान घर घर गणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। एनपीआर पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और फिर वर्ष 2015 में अपडेट किया गया था। कानूनी आधार, एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासियों के लिए एनपीआर के पंजीकरण करना आवश्यक है। महत्व, यह विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निवासियों के डेटा को सुव्यवस्थित करेगा। उदाहरण के लिए विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति की अलग अलग जन्म तिथि पाया जाना एक आम बात है। एनपीआर में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। यह सरकार को अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मदद करेगा। यह सरकारी लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में मदद करेगा और कागजी कार्रवाई के आधार पर की गई आधार की तरह ही लाल फीताशाही को भी कम करेगा। यह एक पहचान पत्र यानी वन आइडेंटिटी कार्ड के विचार को लागू करने में मदद करेगा, जिसे हाल ही में सरकार द्वारा जारी किया गया है। वन आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंकिंग कार्ड, पासपोर्ट आदि के डुप्लीकेट को छोड़कर किए गए दस्तावेजों को बदलने का प्रयास करता है। एनपीआर और एनआरसी नागरिकता नियम 2003 के अनुसार एनपीआर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के संकलन की दिशा में पहला कदम है। निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद उस सूची से
नागरिकों के सत्यापन के लिए एक राष्ट्रव्यापी यानी एनआरसी को शुरू किया जा सकता है। हालांकि एनआरसी के विपरीत एनपीआर नागरिकता की गणना से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें किसी क्षेत्र में 6 महीने से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी प्रत्येक गांव के संबंध में तैयार किया गया एक रजिस्टर होता है, जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुक्रम दिखाया जाता है और इनमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं नाम का विवरण भी शामिल होता है। यह रजिस्टर पहली बार भारत की वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था और हाल ही में इसे अपडेट किया गया है। इसे अभी तक केवल असम में ही अपडेट किया गया है और सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपडेट करने की योजना बना रही है। एनपीआर बनाम जनगणना, एनपीआर का उद्देश्य क्या है? जनगणना के दौरान जनगणना कर्मियों द्वारा लोगों से उसका नाम, लिंग, जन्म तिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, साक्षरता आदि जैसे मूलभूत प्रश्न वर्ष 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न शामिल थे, पूछे जाते हैं। दूसरी ओर एनपीआर में बुनियादी जनसांख्यिकी डेटा और बायोमेट्रिक वितरण एकत्र किया जाता है। कानूनी आधार, जनगणना कानूनी रूप से जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा समर्पित है। एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए नियमों के एक समूह में उल्लिखित तंत्र है। नागरिकता अधिनियम 1955, इसके परिचय के बारे में थोड़ा जानते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और भारत में बाह्य क्षेत्र शामिल होने के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान हैं। इसके अलावा यह ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के पंजीकरण और उनके अधिकारों को विनियमित करता है। ओसीआई भारत आने के क्रम में बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा जैसे कुछ लाभों को पाने का हकदार होता है। सीएए 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए पेश किया गया था। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। या कुछ समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामलों में छूट देता है। दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त वीज़ा एवं परमिट अवधि के बाद यहाँ रहने के लिए मानदंड निर्दिष्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या घनत्व में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। और कथन 2 था, 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर घातीय यानी 3 गुना हो गई है। और इसमें जो कथन दिया हुआ था, क्वेश्चन का डिमांड था, इसमें सही उत्तर को आपको चुनना था। तो सही उत्तर था केवल 1, केवल बी, केवल 1, 2 और ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें दोनों ऑप्शन ना तो 1 ना तो 2 सही नहीं था। तो इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जनसंख्या की सघनता में महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक जनसंख्या का घनत्व है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्ष 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और 1951 में यह 117 था। इस प्रकार घनत्व में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई, ना कि 3 गुना, अतः कथन 1 सही नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत यानी वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या घनत्व 77 था और यह लगातार एक दशक में बढ़कर 2001 में 324 तक पहुंच गया। वर्ष 2001 में औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.93 थी, जबकि वर्ष 1951 में यह 1.25 थी। इस प्रकार इसमें वृद्धि तो हुई, लेकिन यह वृद्धि दोगुनी नहीं थी, अर्थात 2 सही नहीं है। विकल्प देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि सरकार की, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
सरकार को दो समानांतर योजनाएं आधार कार्ड और एनपीआर, एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस एवं मुकदमेबाजी की स्थिति भी उत्पन्न की है। गुण दोष के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को एक साथ चलाने की आवश्यकता है। विकासात्मक लाभ और समान विकास हासिल करने के लिए योजनाओं की क्षमता का विश्लेषण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगला टॉपिक है हमारा चुनावी बॉन्ड योजना से संशोधन। चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन ये क्यों इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चुनावी बॉन्ड होता क्या है? राजनीतिक का अपराधीकरण। चुनावी बॉन्ड योजना क्या है? पंजीकृत राजनीतिक दल और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनावी बॉन्ड और इलेक्शन फीडिंग ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं ये चर्चा का विषय क्यों है। कुछ राज्यों में चुनाव से कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन किया है। चुनावी बॉन्ड योजना, चुनावी बॉन्ड प्रोमिसरी नोट्स के रूप में मुद्रा उपकरण होते हैं जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से खरीदा जा सकता है तथा इसे किसी राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है। ये बॉन्ड को भुना सकता है। ये बॉन्ड केवल एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है। चुनावी बॉन्ड योजना भारत में राजनीतिक फीडिंग को पारदर्शिता बनाने के लिए 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। चुनावी बॉन्ड योजना के पीछे केंद्रीय विचार भारत में चुनावी फीडिंग में पारदर्शिता लाना है। सरकार ने इस योजना को कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे देश में चुनावी सुधार के रूप में वर्णित किया था। योजना के लिए किए गए संशोधन 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि। इसमें एक नया प्रावधान शामिल किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के आम चुनावों वाले वर्ष में इसके लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जाएगी। वर्ष 2018 में जब चुनावी बॉन्ड योजना पेश की गई थी तो ये बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए थे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। लोकसभा के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जानी थी। वैधता चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किए जाने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसके खाते में उसी दिन क्रेडिट हो जाएगा। पात्रता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत केवल पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कम से कम 1 वोट हासिल किए हैं चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है। चुनावी बॉन्ड के संबंध में चिंता है। मूल विचार के विपरीत चुनावी बॉन्ड योजना की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि अपने मूल विचार यानी चुनावी फीडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है। उदाहरण के लिए आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड की अज्ञातता केवल जनता और विपक्षी दलों तक ही सीमित होती है। जबरन वसूली की संभावना चूँकि इस तरह के बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों एसबीआई के माध्यम से बेचे जाते हैं। ऐसे में कई आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि कौन लोग विपक्षी दलों को वित्त पोषण प्रदान कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह प्रक्रिया केवल तत्कालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुमति देती है और सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करती है। लोकतंत्र के लिए चुनौती वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त राशि का खुलासा करने से छूट दी है। इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्त पोषित किया है। हालांकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में
नागरिक उन लोगों के लिए अपना वोट डालते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। जानने के अधिकार से समझौता। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि जानने का अधिकार, विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 19 का एक अभिन्न अंग है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों के खिलाफ चुनावी बॉन्ड नागरिकों को इस संदर्भ में कोई विवरण नहीं देते हैं। उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है जो कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकती है। क्रोनिक कैपिटलिज्म। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले निगमों को चुनावों के लिए धन के रूप में अनुमति देती है, जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म का मार्ग प्रशस्त होता है। क्रोनी कैपिटलिज्म एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता है। आगे करा भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीतिक की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए साहसिक सुधारों के साथ साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है। संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने हेतु मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना महत्वपूर्ण है। मतदाता जागरूकता अभियानों की मांग कर पर्याप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकता है। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन पर अधिक खर्च करते हैं या उन्हें रिश्वत देते हैं तो लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। अब अगला टॉपिक है जैव शस्त्र और रासायनिक शस्त्र अभिनय। जैव शस्त्र और रासायनिक शस्त्र है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसे बायोलॉजिकल वेपन एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन भी कहा जाता है। जैव शास्त्रीय अभिसमय BWC 1975। चलिए देखते हैं। जैव शस्त्र सूक्ष्म जैविक एजेंटों जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक या विषाक्त पदार्थों का उपयोग जानबूझकर मनुष्यों, जानवरों या पौधों को मारने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। औपचारिक नाम बैक्टीरियोलॉजिकल यानी जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भंडारण एवं उसके विनाश के निषेध पर अभिसमय। समझौता क्या हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में निशस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान प्रतिबंधित क्या है? जैविक और विषाक्त हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग। सदस्य कौन कौन है इसमें? 184 भागीदार देश और 4 हस्ताक्षरकर्ता राज्य, हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं। महत्व क्या है? सामूहिक विनाश के हथियारों WMD की सभी श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाली यह पहली बहुराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण संधि थी। वर्ष 1925 की जिनेवा प्रोटोकॉल का पूरक था। रासायनिक शस्त्र अभिसमय CWC 1997। रासायनिक शस्त्र एक ऐसा रसायन होता है जिसके विषाक्त गुणों का उपयोग जानबूझकर किसी को जान से मारने अथवा नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। युद्ध सामग्री, उपकरण तथा अन्य साजो सामान जिन्हें विशेष रूप से विषाक्त रसायनों में शस्त्र या हथियार बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, भी रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। वार्ता का आरंभ निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1980s के दौरान आज्ञापन, पुराने और प्रयोग किए जा चुके रासायनिक शस्त्रों को नष्ट करना, सदस्यों को दंगा नियंत्रण एजेंटों, कभी कभी आंसू गैस के रूप में संदर्भित, को भी स्वयं के कब्जे में घोषित करना और स्थापना। CWC की शर्तों को लागू एवं क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 1997 में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन यानी OPCW की स्थापना की गई थी और सदस्य देश हैं। इनमें 192 राज्य सदस्य और 165 हस्ताक्षरकर्ता यानी भारत हस्ताक्षर करता है। प्रतिबंधित
रासायनिक शस्त्रों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण और उपयोग करना। CWC द्वारा निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों की सहायता करना। दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग युद्ध विधियों के रूप में करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग सभी को पसंद आएगा। और हाँ, जाते जाते दोस्तों मैं आप लोग से इतना कहना चाहता हूँ, अभी मैं नया चैनल क्रिएट किया हूँ और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इसलिए इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर बने रहिए, ताकि ऐसे ही आने वाले दिनों में इस चैनल पर बहुत बड़े स्तर पर मैं UPSC एवं PCS एवं अन्य एग्ज़ाम से संबंधित जानकारियाँ आप लोग के साथ साझा करूं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।